हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फ़ाइल क्या होती है। एक फ़ाइल कोई भी ऐसा अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा है जिसका आप कोई नाम देते हैं। सपोज़ आपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाई है, वर्ड फाइल है, या आपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, वो भी एक फ़ाइल है, या आपकी कोई इमेज है वो भी फ़ाइल है, कोई वीडियो है वो भी एक फ़ाइल है। हर फाइल एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और उसका एक नाम होता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मान लो ये कोई फ़ाइल है जिसका नाम मैंने abc रखा है, abc.txt, या ये ऐसे हो सकता है abc.ppt, abc.mp3, abc.docx। ये क्या है? ये टेक्स्ट फाइल है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड फाइल, ये एक प्रेजेंटेशन फाइल है, ये एक ऑडियो फाइल है। तो ये कैसे पता चला? जो भी फाइल का नाम होता है उसके दो पार्ट होते हैं सेपरेटेड बाय डॉट से पहले जो होता है वो फाइल का नाम यूज़र डिफाइंड होता है। यूज़र खुद डिफाइन करता है उसका नाम, जो उस फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इन योर सिस्टम, इन द करंट फोल्डर। जो डॉट के बाद होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, इसको आप बोलते हैं एक्सटेंशन। वो बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है, किस तरह का डेटा इस फाइल में है। txt है, ये टेक्स्ट फाइल है, ppt है मतलब ये प्रेजेंटेशन है, xlxs है तो वो स्प्रेडशीट है, mp3 है तो वो ऑडियो फाइल है, docx है तो वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है। इस तरह से एक्सटेंशन होता है और फाइल का नाम होता है। अब फाइल हम अपने इधर जो फाइल हैंडलिंग में पढ़ेंगे, दो तरह की फाइल्स पढ़ेंगे, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। पहले टेक्स्ट फाइल पढ़ते हैं, क्या होती हैं। टेक्स्ट फाइल में जो कंटेंट होता है, एक फ़ाइल बना ली आपने, कोई भी नाम दे दिया उसका xyz, उसके अंदर मान लो xyz.txt उसका एक्सटेंशन होता है। उसके अंदर जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, या आप बोल सकते हैं वो आस्काई कोड या यूनिकोड की फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, मान लो मैं इस फाइल में कोई डेटा राइट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं फाइल क्रिएट कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले उसको सेव कर लिया इस नाम से, और उसके बाद मैंने उसमें डेटा एंट्री करना स्टार्ट किया। मैंने A टाइप किया, फिर B टाइप किया, C D E इस तरह से टाइपिंग की। तो जैसे ही मैं A टाइप कर रही हूँ तो मैंने कीबोर्ड से A टाइप किया, उसका आस्काई कोड। अच्छा, क्योंकि ये फाइल है और ये आप सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी। ऑब्वियसली ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी। मेमोरी में कोई भी डेटा है कंप्यूटर में, चाहे मेमोरी में हो, चाहे प्रोसेसर में काम हो रहा हो, उस पर हर डेटा जो कंप्यूटर के अंदर है वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में होता है ना। बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में ही होता है। तो जैसे ही आपने A टाइप किया, इसका कोरेस्पॉन्डिंग आस्काई कोड या यूनिकोड, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, उसका हम सिर्फ आस्काई कोड को कंसिडर करके चले। मान लो तो आपने A टाइप किया, उसका आस्काई कोड उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा जहाँ पे ये फाइल स्टोर हो रही है। मान लो ये फाइल आपने सेव की, तो आपके सिस्टम ने एक मेमोरी का एक पोर्शन इसको अलॉट कर दिया कि यहाँ आप ये फाइल अपनी, ये जो भी आप फाइल में डालोगे वो इस लोकेशन पे, कोई ना कोई तो लोकेशन होगी ना जिस पे ये स्टोर हो रही है, उस लोकेशन पे, मेमोरी में उस लोकेशन पे जैसे ही आपने A टाइप किया तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग जो आस्काई कोड है, मान लो 10101011 इस तरह से है, तो A का बाइनरी कोड, आस्काई कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद B टाइप किया तो B का आस्काई कोड आ गया, फिर C, इस तरह से। यानी एक ट्रांसलेशन होता है। जैसे ही आप कुछ भी टेक्स्ट फाइल में कोई भी टेक्स्ट डालते हैं, दैट टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आस्काई कोडिंग, उसका आस्काई बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसे मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। मान लो आप कोई फाइल ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, तो जब भी आप उसे रीड कर रहे हो तो जैसे ही आपने ओपन किया तो मेमोरी में क्या है, मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर है ना डेटा। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तो वापस ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम बाइनरी टू टेक्स्ट। ठीक है, आस्काई कोड की जो टेबल हमने पढ़ी है,
ASCII कोड में A2 स्मॉल z कैपिटल Z और 0 to 9 डिजिट्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, इन सब का एक ASCII कोड होता है। वो कोड ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप फाइल क्रिएट या रीड करते हैं, किसी फाइल में राइट या रीड करते हैं, तो एक ट्रांसलेशन अकर होता है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बाइनरी कोड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट टेक्स्ट। इसलिए जो टेक्स्ट फाइल होती हैं उनका मैनिपुलेशन मतलब उसमें डेटा इंसर्ट करना या डिलीट करना या रीड करना या राइट करना या अपेंड करना, ये ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हो तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक ट्रांसलेशन फेज इसमें और ऐड हो जाता है। योर टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड टू बाइनरी कोड एंड बाइनरी कोड इज ट्रांसलेटेड बैक टू द टेक्स्ट व्हेनेवर यू ट्राई टू रीड और राइट इन अ टेक्स्ट फाइल। एक और प्रॉपर्टी होती है, जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें जो भी लाइन्स होती हैं, एवरी लाइन एंड्स विद अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन, EOL। और नॉर्मली EOL क्या होता है, /n। एवरी लाइन, हर एक जो लाइन है वो EOL कैरेक्टर से एंड होती है, यानी हर लाइन का जो लास्ट कैरेक्टर है वो EOL होता है, ठीक है, एंड ऑफ लाइन। और जो फाइल ख़त्म होती है जहाँ लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड एंड ऑफ फाइल। जब आपकी फाइल का जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसके बाद एक और कैरेक्टर ऐड किया जाता है, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बाइनरी फाइल पढ़ते हैं। बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल्स में डेटा उसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी में? बाइनरी फॉर्म में। तो जो बाइनरी फाइल होती है उसमें जो डेटा होता है दैट इज एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्म व्हाट एग्जिस्ट इन मेमोरी। सो नो ट्रांसलेशन एग्जिस्ट, कोई ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि जिस फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर है उसी फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस फाइल में भी उसी तरह से डिस्प्ले करवाया जाएगा, या राइट भी उसी तरह से होगा, रीड भी उसी तरह से होगा जिस फॉर्म में यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, बिकॉज द फॉर्म ऑफ डेटा इज सेम इन फाइल एंड वट एवर इज स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर दैट फाइल। इसलिए बाइनरी फाइल्स हैं वो फास्ट हो जाती हैं, बट इनमें कोई भी एंड ऑफ फाइल नहीं हो, एंड ऑफ लाइन या एंड ऑफ फाइल नहीं होता है, एंड ऑफ लाइन नहीं होता है, क्योंकि जो सीक्वेंस हो 0 1 0 1, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 1 एंड 0 1, तो वहाँ पे कोई एंड ऑफ लाइन इंडिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपने दो तरह की फाइल्स पढ़ ली, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। अब कॉन्सेप्ट आता है कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपने प्रोग्राम बनाया, वो कुछ इनपुट ले रहा है, ठीक है, कुछ इनपुट ले रहा है, और आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी, आउटपुट। आपका ये जो प्रोग्राम है ये कुछ इनपुट ले रहा है, फिर उसके साथ कोई प्रोसेसिंग कर रहा है और एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आप खुद कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, उसके बाद ये प्रोसेसिंग करता है, जो भी आउटपुट होता है वो आपकी स्क्रीन पे दिखता है। उसके बाद आपने प्रोग्राम बंद कर दिया है, तो जो आउटपुट जनरेट हुआ था वो भी चला गया, जो इनपुट आपने दिया था उसका भी कोई ट्रैक नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका भी ट्रैक रहे और जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसका भी ट्रैक रहे? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इज इट पॉसिबल दैट योर प्रोग्राम कैन रीड डेटा फ्रॉम सर्टेन फाइल एंड प्रोड्यूस आउटपुट एंड सेव इट इन अनदर फाइल और सेम फाइल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका प्रोग्राम जब रन हो ऑटोमेटिकली वो किसी फाइल से डेटा उठा ले एज इनपुट, और उसके बाद जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है उसे किसी फाइल में ही स्टोर कर दे? जिसमें सेव करा है वो सेम वही फाइल भी हो सकती है जहाँ से रीड किया, या कोई और भी हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? येस, इट इज़ पॉसिबल, एंड दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ है। फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल्स को हैंडल करना फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम। अब कैसे कर सकते हैं हैंडल? उससे पहले फाइल्स के बारे में, फाइल को कैसे हैंडल करेंगे उससे पहले हम बात करते हैं कि पहले कोई भी फाइल, सबसे पहले आपका प्रोग्राम कोई भी फाइल अगर यूज़ करेगा, चाहे वो उससे डेटा रीड करे या चाहे उसमें डेटा राइट करे, जब भी कोई फाइल ओपन करेगा, कोई भी फाइल यूज़ करेगा, सबसे पहले उसे उस फाइल को ओपन करना होगा। कोई भी XYZ फाइल है, उसको जब आपका प्रोग्राम यूज़ करना चाहेगा फॉर एनी पर्पज़, तो उसके लिए उस फाइल को
ओपन करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पज ओपन फंक्शन इज यूज्ड। जब आप उस फाइल के साथ सारे काम कर चुके हैं, यू हैव यूज्ड दैट फाइल फॉर ऑल योर पर्पजेज, उसके बाद लास्ट में उसको क्लोज भी करना पड़ेगा उस फाइल को, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू क्लोज दैट फाइल, फॉर दैट यू नीड टू यूज क्लोज फंक्शन। अब ओपन कर लिया आपने फाइल, उसके बाद आप उसमें क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई फाइल ली, उसके साथ आपको कोई प्रोसेसिंग करनी है, इसलिए आपने उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका सिंटेक्स और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसमें कोई डेटा राइट भी कर सकते हैं, या उस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या कुछ डेटा अपेंड कर सकते हैं। अब राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है? रीड तो ठीक है, राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मान लो कोई भी फाइल है, अगर आप उसे राइट कर रहे हैं, अगर आप राइट फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, तो कुछ भी आप राइट कर रहे हैं, मान लो मैं कोई भी एक लाइन लिख रही हूँ, आपकी एक फाइल है उसमें ऑलरेडी 10 लाइन्स आपने पहले से लिखी हुई हैं, आपने राइट फंक्शन एग्जीक्यूट किया और एक नई लाइन आप लिखना चाहते हैं उसमें, तो जो पहले वाला जो भी डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा इस लाइन के द्वारा। मतलब जो पहले जो भी डेटा था वो इरेज हो जाएगा, और ये जो लाइन है जो आप अभी राइट कर रहे हैं वो अपीयर होगी अब। ठीक है, तो राइट फंक्शन क्या करता है, जो भी प्रीवियस डेटा है दैट इज ओवर रिटन बाय द न्यू टेक्स्ट दैट यू आर राइटिंग। दूसरा अपेंड है। अपेंड क्या काम करता है, जो भी ऑलरेडी रिटन है फाइल में वो रहता है, उसके साथ साथ जो भी आप नई चीज़ अपेंड कर रहे हैं दैट इज अपेंडेड इन द लास्ट ऑफ द फाइल। मतलब जो डेटा पहले से था वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ जो आपने अपेंड किया है वो पहले जो था उसके लास्ट में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। राइट ओवर राइट्स द प्रीवियस डेटा एंड अपेंड एड्स द डेटा इन द लास्ट ऑफ फाइल एंड द प्रीवियस डेटा इज अनचेंज्ड। उसके बाद आता है रीड ऑपरेशन। सबसे पहले जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे तो आप ये 3 फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल पे। ये जो भी ऑपरेशन करने हैं उसके बाद में लास्ट में आपको फाइल क्लोज करनी होती है। अब रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। ये सारे काम आप तब करोगे जब आप फाइल ओपन कर लोगे। अब ओपन फंक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। फाइल को, कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फाइल है, XYZ फाइल है आपकी, TXT, मान लो ये टेक्स्ट फाइल है। अभी हम टेक्स्ट फाइल पे ही काम करेंगे। तो टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है, इसको आपको ओपन करना है और फिर इसमें से कोई डेटा रीड करना है। तो पहले ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन है। ओपन फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ये ध्यान रखना। ओपन फंक्शन हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। हाँ, एक आर्ग्यूमेंट आप छोड़ सकते हैं, वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, वो भी मैं बताऊँगी। सबसे पहले जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पाथ, या आप बोल सकते हैं फाइल का नाम, जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, xyz.txt। दूसरा होता है मोड, आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं, वो आपको मोड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रीड करने के लिए R मोड है, राइट करने के लिए W और अपेंड करने के लिए A। ये मोड आपको इसलिए देना पड़ता है बेटा, क्योंकि मान लो कोई सर्टेन फाइल है जैसे XYZ, उसमें साइमल्टेनियसली पैरेलली कई सारे रीड ऑपरेशन तो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई राइट कर रहा है उसको, तो उसके साथ ना तो रीड हो सकता है, ना अपेंड हो सकता है, ना दूसरा राइट हो सकता है। क्योंकि एक राइट अगर कोई राइट कर रहा है तो डेटा इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, तो उसको कोई दूसरा रीड या अपेंड या राइट नहीं कर सकता है। इसलिए साइमल्टेनियस ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब सारे ही ऑपरेशन रीड ऑपरेशन हो। तो इसलिए आपको मोड देना पड़ता है कि किस मोड में आप इसे ओपन कर रहे हैं, रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं या राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए। तो मोड आपको देना पड़ेगा। सपोज मैं रीड करने के लिए इसको ओपन कर रही हूँ। अब आपने फाइल का नाम दे दिया और मोड दे दिया कि किस मोड में आप इसे ओपन कर रहे हैं। ओपन फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है, क्या वैल्यू रिटर्न करता है, a link to this file and that link can be used to operate that file in this mode only। मान लो मैंने F में स्टोर कर लिया।
अब ये जो f है इसको आप लिंक बोल सकते हैं, लिंक टू दिस फाइल, या फाइल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, या फाइल हैंडल भी बोलते हैं। मतलब ये फाइल हैंडल या लिंक या फाइल ऑब्जेक्ट आप इसे बोल सकते हैं। ये ओपन फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स ए लिंक टू दिस फाइल। f क्या हो गया? XYZ फाइल का एक लिंक हो गया, यानी इस लिंक के थ्रू आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस लिंक के थ्रू इस फाइल पे जो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ रीड ऑपरेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप उसमें राइट नहीं कर सकते यूजिंग दिस लिंक। इस फाइल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इन रीड मोड ओनली यूजिंग दिस लिंक। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में यूज़ की होगी, कहीं इसको फाइल ऑब्जेक्ट बोला होगा, कहीं इसको फाइल हैंडल बोला होगा, कहीं लिंक बोला होगा। तो ये आप देख लेना। उसके बाद एक और चीज़ आती है बेटा, अगर आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं, जिस फोल्डर में आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, ये फाइल उसी फोल्डर में है तो आप सिर्फ नाम दे दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपने यहाँ सिर्फ उस फाइल का नाम दे दिया, चलेगा, क्योंकि फाइल और आपका प्रोग्राम दोनों सेम फोल्डर में है। लेकिन अगर आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं ये फाइल उससे किसी दूसरे फोल्डर में है, यानी डायरेक्टरी चेंज हो जाती है, इन दैट केस आपको यहाँ पूरा पाथ देना पड़ेगा, फुल पाथ ऑफ फाइल इन योर सिस्टम। ठीक है, वो कैसे? मान लो ऐसे f इक्वल टू ओपन, मान लो ये D ड्राइव में है तो D, उसके बाद मान लो आपने नेक्स्ट लाइन लिया है, नेक्स्ट फाइल के नाम से आपका एक फोल्डर है, उसमें माई फोल्डर है और उसमें एक टेस्ट फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल है आपकी xyz.txt। ठीक है, और उसके बाद ये कॉमा लगा के रीड, इस तरह से। ये आपका ओपन फंक्शन है जिसमें आपने पूरा पाथ दे दिया है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो बेटा, एक बार इसको होल्ड पे रखो, उससे पहले हम एक और बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। मान लो मैं एक x स्ट्रिंग ले रही हूँ ABC, ठीक है, x एक स्ट्रिंग हो गई। अब अगर मान लो मुझे एक स्ट्रिंग है A बाय B, ये स्ट्रिंग लेनी है और ये x में डालनी है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? x इक्वल टू या A बाय T लेनी है मुझे, A बाय T, तो x इक्वल टू A बाय T। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये x को वैसे ही रीड करेगा? अगर मैं अब प्रिंट x करती हूँ तो क्या करेगा? जब हमने स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, एस्केप सीक्वेंस हमने पढ़ा था कि जब भी आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनके एस्केप सीक्वेंस में स्पेशल मीनिंग हो जाते हैं, इसलिए जब भी आप उन्हें एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग डालना चाहते हैं तो आपको डबल स्लैश यूज़ करना चाहिए। अगर मैं ये डबल स्लैश नहीं यूज़ करती, अब मैं x को प्रिंट करूँगी तो a और नेक्स्ट लाइन ये प्रिंट होगा, a और उसके बाद a और ये टैब स्लैश t स्टैंड्स फॉर टैब, तो ये टैब इस तरह से ये प्रिंट होगा। अगर मुझे a बाय t ऐसे ही चाहिए तो आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, जिसमें जो पहला स्लैश है वो इंडिकेट करता है कि इससे आगे जो कैरेक्टर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, डू नॉट कंसिडर इट अदरवाइज एज ए एस्केप सीक्वेंस। इसको एस्केप सीक्वेंस मत मानो, ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ही है। आपको ध्यान होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, वही काम यही यहाँ भी होता है। आपने ये स्ट्रिंग दिया है, देखो जो ओपन फंक्शन है उसके दो आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट ये, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये, या पहला आर्ग्यूमेंट ये, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये। अब जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, पाथ आप स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग की फॉर्म में आपने पाथ दिया है उसमें पाथ में ये स्लैश तो होंगे ही, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि स्लैश के बाद n, ये एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर बन गया, ये एक टैब कैरेक्टर बन गया। मैंने जानबूझ के ये नाम इस तरह से लिए थे, तो इनको अदरवाइज कंसिडर ना करें, इसको नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर या इसको टैब कैरेक्टर, टैब एस्केप सीक्वेंस सिस्टम ना कंसिडर करें, उसके लिए आपको डबल स्लैश लेने पड़ेंगे। और सिर्फ वही नहीं, कहीं जहाँ भी आप स्लैश लेते हैं सारे डबल स्लैश ले लेने चाहिए, ताकि जो आपका जो सिस्टम है, पाइथन है, वो इसको ये जो स्लैश है इनको स्लैश ही कंसिडर करे, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर करे, नॉट पाइथन डू नॉट इंटरप्रेट इट इन
द टर्म्स ऑफ एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, चलो ये डाल दिया आपने एफ। उसके बाद अब आप कुछ ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इस फाइल का रीड मोड में ये लिंक जनरेट कर लिया। अब आप इस फाइल को हैंडल कर सकते हैं, इस फाइल को रीड कर सकते हैं यूजिंग दिस फाइल हैंडल और फाइल ऑब्जेक्ट और लिंक। वो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर 3 ऑपरेशन है आपके पास। रीड करने के लिए फाइल रीड करने के लिए आपके पास 3 ऑपरेशन है। रीड फंक्शन है, 3 फंक्शन है, रीड लाइन और रीड लाइंस। इसमें और इसमें एक ऑप्शनल आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा ऑप्शनल, हमेशा ही ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इसमें और इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों की डिटेल्स चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रीड फंक्शन क्या काम करता है? अच्छा, रीड फंक्शन भी रिटर्न करता है, इसलिए इसको किसी वेरिएबल में डलवाना पड़ेगा। क्या रीड करना है आपको? किस फाइल को रीड कर रहे हैं आप? एफ फाइल को, तो एफ डॉट रीड। ठीक है, ये थोड़ा क्लियरली लिख दूँ, एफ डॉट रीड, एक्स में डलवा लिया आपने। इट विल रीड द एंटायर फाइल, पूरी फाइल को, वो फाइल जिसको एफ डिनोट कर रहा है, जिसका लिंक एफ है, उसको पूरी फाइल को रीड करके एक्स में डाल देगा। अब मैं प्रिंट एक्स करूँ तो वो पूरी फाइल का कंटेंट है, उस फाइल का सारा कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। या मैं डायरेक्टली इसको भी कर सकती हूँ प्रिंट, एफ डॉट रीड, और इसको प्रिंट कर दिया। ऐसा भी तो पॉसिबल है, जो रिटर्निंग फंक्शन है वो इसको भी तो रिटर्न कर सकता है ना। दूसरा, अगर मान लो इसमें आप कोई ऑप्शनल आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, मैंने किया एफ डॉट रीड 10, इट विल रीड द फर्स्ट 10 बाइट्स। आप 10 बाइट या 10 कैरेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो पहले 10 कैरेक्टर या 10 बाइट कुछ भी बोलें। इट विल रीड द फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस लिंक। एफ जिसको डिनोट कर रहा है उस फाइल की पहली 10 बाइट को रीड करेगा और वाई में डाल देगा। अब आप वाई को प्रिंट करें या कहीं और यूज़ करें, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है? ये एक पूरी लाइन को रीड करता है, इट रीड्स द एंटायर लाइन। इसमें एक ऑटो इंक्रीमेंटर होता है बेटा। मतलब क्या है? एक ऑटो इंक्रीमेंटर होता है। मान लो मैंने एक फाइल ओपन कर ली है इस तरह से, ओपन, और ये उसका फुल पाथ दे दिया और रीड मोड में आपने ओपन कर ली। उसके बाद मैं एफ डॉट रीड लाइन, और इसको मैं प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, पहली बार। उसके बाद एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, मैंने 3 बार इसको प्रिंट कर लिया। तो क्या ऐसा होगा कि ये भी पहली लाइन को प्रिंट कर रहा है, ये भी फिर पहली लाइन दोबारा प्रिंट हो रही है, पहली लाइन तीसरी बार प्रिंट हो रही है? नहीं, ये एफ इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई xyz डॉट txt है मान लो। दिस फंक्शन विल रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस फाइल। इस फाइल की पहली लाइन को रीड करेगा और उसे प्रिंट कर देगा, पहली लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, फिर क्या करेगा? जैसे ये पहली लाइन को रिटर्न करेगा, इट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट्स इट्स ऑटो काउंटर। जो इसमें एक ऑटो काउंटर होता है कि ये पहले रीड करके, जो इस भी लाइन को करंटली ये रीड कर रहा है उसको रीड करके और उस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता है। अब की बार जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो पहले रीड की थी उससे नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये पहली लाइन को, क्योंकि आप ये फंक्शन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये पहली लाइन को रीड करेगा, साथ में ये अब की बार इसको, जो इसका काउंटर है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। यानी नेक्स्ट टाइम जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन नहीं, सेकेंड लाइन को इंक्रीमेंट करेगा, सेकेंड लाइन को रिटर्न करेगा। पूरी लाइन को रीड करके और रिटर्न कर रहा है प्रिंट स्टेटमेंट को, तो ये प्रिंट हो जाएगी।
ये प्रिंट स्टेटमेंट अब थर्ड लाइन को प्रिंट करेगी, यानी ये प्रिंट करेगा फर्स्ट लाइन को, ये करेगा सेकेंड लाइन को और ये करेगा थर्ड लाइन को। फिर मैंने काफ़ी सारी कोडिंग की इधर और फिर से मैंने इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया, तो अब की बार फोर्थ लाइन आपकी प्रिंट होगी। ठीक है, ये इस तरह से रीड लाइन काम करता है। उसके बाद आता है रीड लाइन्स। रीड लाइन्स, इसमें भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं f.read lines। तो जो रीड लाइन्स है वो क्या करता है, इट रीड्स ऑल द लाइन्स ऑफ दिस फाइल, इस फाइल की सारी लाइन्स को रीड करता है। तो डिफरेंस क्या रहा रीड में और रीड लाइन में, रीड भी तो सारी लाइन्स यानी सारा कंटेंट रीड करता है, ये भी सारा कंटेंट रीड कर रहा है। इसमें भी अगर आप ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे दिया है 10, तो क्या करेगा, ये पहली 10 बाइट्स को रीड करके रिटर्न करेगा। वो भी तो यही काम कर रहा था, रीड भी तो यही काम कर रहा था, क्या डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस ये है बेटा, अगर मैं करती हूँ f.read lines, तो ये क्या करेगा, इट रीड्स ऑल द लाइन्स ऑफ दिस फाइल एंड रिटर्न देम इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट की फॉर्म में, यानी अब जो x है वो एक लिस्ट है जिसके अंदर जितनी भी लाइन्स है, मान लो इसमें 10 लाइन है, तो हर एक लाइन एक